शख्सियत में आज जिनको हम रूबरू कराने जा रहे हैं वो मेहमान बहुत ख़ास हैं। 28 साल का उनका एजुकेशन को इंडस्ट्री का जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर HS रावत जी की। आइए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो आइए ज़्यादा बात करते हैं डॉक्टर HS रावत से, जिनके बारे में बात कर रहा था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शख्सियत के अंदर। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि कितना लंबा एक्सपीरियंस आपका हो गया एजुकेशन में और इंडस्ट्री में, कहाँ से आपकी बेसिक एजुकेशन रही, थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस करीब 29 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा है। मैंने ऑलमोस्ट 14 इयर्स इंडस्ट्रीज के साथ काम किया और उसके बाद फिर एजुकेशन सिस्टम में भी मेरे को करीब करीब 19 इयर्स होने जा रहे हैं। इनमें ये रहा है। और जो मेरा एजुकेशन का मेरी जो एजुकेशन का है वो गांव से हुई है। मैं बेसिकली गांव को बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव यूपी में डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पड़ता है। तो वहाँ पे एक छोटा टाउन है, तो वहाँ पे जो स्कूल, मेरी स्कूलिंग खुर्जा से हुई। गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा, प्राइमरी स्कूल 8 तक था, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल। उसके बाद फिर मेरी 9 to 12th की एजुकेशन वहीं पे एक JS इंटर कॉलेज है, दैट सपोज टू बी नंबर 1 कॉलेज इन दी खुर्जा। अच्छा। तो वहाँ से मैंने 12th की एजुकेशन की, साइंस में मैंने किया। तो 10 PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके बाद में मैंने NREC कॉलेज खुर्जा में ही वहाँ से BSc किया। और BSc करते करते ही फिर मैंने इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में मैंने इंजीनियरिंग किया। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैं इंडस्ट्री में चला गया। और इंडस्ट्री में मेरी स्टार्टिंग हुई विप्रो टेक्नोलॉजी से, बेंगलोर में मैंने वहाँ से करके। और उसके बाद मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज में, मैं बॉम्बे में सिपा इंडिया लिमिटेड में रहा, मैक्सेल से फिर मेरा थोड़ा सिंगापुर और थाईलैंड, इनके वो ऑपरेशंस पे मैंने काम किया। इसके बाद यहाँ पे DCM में भी मैं, ये जो दिल्ली में DCM डाटा सिस्टम्स है, उसमें मैं गुड़गांव यूनिट में रहा 5 साल। तो मैन्युफैक्चरिंग में था। और मतलब मेरे को बड़ी एक तरह का प्राउड फील होता है कि मैं उस टाइम पे काम कर रहा था DCM में, जब कारगिल वार चल रहा था। और मैं इंसिडेंटली क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर था। तो सारी मशीन जो कुछ थी, क्वालिटी टेस्टिंग मेरे थ्रू, और उनकी सारी सप्लाई हमारी आर्मी में थी। अच्छा। तो उसमें डे एंड नाइट हम लोग काम करते थे। तो मतलब एक तरह का जो डेडिकेशन और जो एक कंट्री के लिए जो एक सेवा करने का मौका उस टाइम पे मिला, तो वो सब हमने किया। उसके बाद मेरा जो पढ़ने पढ़ाने का शौक़ मेरा बचपन से रहा। क्योंकि एक जो सिस्टम होता है कि वो 2-3 तरह की प्रॉब्लम गाँव की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आती हैं। पहले तो ये रहता है कि उसका पढ़ाई गाँव में, अब तो काफ़ी होने लगा है, लेकिन हमारे टाइम पे पढ़ने पे कोई फोकस था ही नहीं गाँव में। तो जो कुछ भी था वो एक तरह का मतलब एक भगवान की देन है, गॉड गिफ्टेड है कि वो दिमाग किधर को चलाती है। तो हमने जो पढ़ाई की, तो उसमें कुछ पूछने के लिए कोई प्रॉब्लम आती थी, तो उसके लिए जब गाइडेंस की जरूरत पड़ती थी, तो एक कंसेप्ट था ट्यूशन। अच्छा, ट्यूशन के लिए पैसे चाहिए होते थे, जो हमारे पास किसानों के जनरली उस परिवार में नहीं होते थे। तो हम लोगों ने सोचा भी क्या करना चाहिए इनके लिए। तो हमने अपना जो एक ग्रुप बनाया। मैं वो कहता हूँ कि वो गॉड गिफ्टेड है, पता नहीं क्यों, क्या सोच दी भगवान ने। और जो हमने 4-5 लोगों का मतलब वो एक आदत सी पड़ी कि हम ग्रुप बना के, और उसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको हम डिवाइड कर लेते थे। जैसे 5 लोगों का ग्रुप, और एक चैप्टर में, एक सब्जेक्ट में मान लीजिए 5 चैप्टर हैं, तो वो 5 का एक मैंने किया, एक आपने किया, एक इन्होंने किया, उसने किया, मतलब 5 में डिवाइड कर लिया। और वो जो है एक दूसरे को फिर पढ़ाते थे हम लोग। तो इसका जो फ़ायदा ये होता था कि जो पढ़ के जा रहा है तो वो उसका मास्टर हो गया, और साथ ही थे तो किसी भी तरह के क्वेश्चन कर सकते थे। तो इसमें हम लोग मतलब टीचर से या साथी से क्लास में पूछने में थोड़ी सी एक तरह की हेजिटेशन होती है, तो लेकिन उसमें नहीं होता था। तो एक ये कि पहले तो उसके मास्टर हो जाते थे, तो उस सब्जेक्ट पे हमारा बहुत ज़बरदस्त कमांड होता था। ये प्रैक्टिस मेरी तो लास्ट एजुकेशन तक चलती रही, इवन मतलब BSc तक, फिर इंजीनियरिंग में भी इन प्रैक्टिस से हमने इन सबको वर्कआउट किया।
तो उससे पढ़ने पढ़ाने का तो इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस आया। अच्छा, जब पढ़ के ये सब कुछ प्रैक्टिकली हम करते थे तो टीचर्स हमसे बहुत खुश रहते थे। अच्छा, साइंस सब्जेक्ट थे, साइंस सब्जेक्ट होता है प्रैक्टिकल करने का। अब प्रैक्टिकल में भी एक ये कि जिन चीज़ों को करना है तो उसके लिए वो छोटी-छोटी मतलब एक तरह की वो हैबिट में आ जाता है। तो हमने पहले जब 9th में मैंने साइंस बायोलॉजी लिया तो उसमें प्रैक्टिकली लैब में जाके करते थे, बहुत अच्छी लैब थी। और बायोलॉजी में एक ये करके कि उसके लिए फ्रॉग डिसेक्शन होता था, मेंढक को काट के उसका ऑपरेशन करके मतलब वो सीखना होता था। तो उसमें एक बार हमें कराया गया, उसके बाद कहा क्योंकि फ्रॉग और ये आसानी से अवेलेबल नहीं होते तो, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते किसी भी मामले में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो हमने रिसोर्सेज को ढूंढना सीखा। मतलब उन्होंने फिर हमने अपने टीचर से, जो हमारे लैब असिस्टेंट थे, हमने उनसे पूछा कि भाई इसके लिए करने के लिए क्या चाहिएगा। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो फ्रॉग चाहिए, है ना, वो लिमिटेड आते हैं उनमें से करके। तो हम क्योंकि गांव के बच्चे थे, गांव में हम नाली में और में सब में देखते थे, हमने उनसे कहा कि भाई हम अपने ये फ्रॉग और उसका अरेंजमेंट हम कर लेंगे, आप उनको एक क्लोरोफॉर्म वगैरह सुंघा के बेहोश कर देना, ऑपरेशन हम कर लेंगे। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिकल्स में मतलब बहुत हाथ साफ किया। तो प्रैक्टिकल में इतना एक कमांड, क्योंकि साइंस प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, उसमें से बायो हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, इन सब में हम डे एंड नाइट उनमें काम करके, और मैं तो छुट्टियों में भी, दीपावली की जो लॉन्ग छुट्टी होती थी, तो वो जो 4-5 बच्चों का जो मैं ग्रुप बता रहा हूँ, इस तरह की कि आपकी जो एक कम्युनिटी है, जो एक सर्कल है, वो किस तरह का है, तो उस पर हम बहुत काम करते थे। उसने बहुत हेल्प किया थ्रू आउट दी एजुकेशन, सीखने का। इसके बाद जब ये सब कुछ चलता रहा तो हमें ट्यूशन और इस तरह की फाइनेंशियल उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी। थ्रू आउट गवर्नमेंट सिस्टम के पढ़े हुए हैं तो फीस की और उनकी लिमिटेड होती थी, तो वो ज़्यादा जो प्रॉब्लम वो नहीं आई। लेकिन इसके बाद जब हम प्रोफेशनल इसमें अपने काम में आ गए, हम जॉब में, और इसके लिए वहाँ पे फिर दूसरी जो एक हमें फ़ायदा मिला, क्योंकि एक मेहनत करने का था, रिजल्ट ओरिएंटेड थे, तो फिर उसमें फोकस करने के लिए कि किसी भी काम पे फोकस करिए तो वो काम हो जाएगा। एक दूसरा एक ये कि हमारा मानना ये रहा, क्योंकि हम किसी भी तरह के मेहनत कश लोग थे, इनमें से ये करके कि किसी पे भी आप टारगेट करें, फोकस करें, तो उसको जब आप फोकस करके मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो वो अचीव होगा ही होगा। तो फेलियर नाम का जो वर्ड है वो सिर्फ सोचने देखने के लिए है, लेकिन मैं नहीं मानता फेलियर, मैं अपनी डिक्शनरी में वर्ड मानता नहीं हूँ। फेलियर जो है वो सिखाने के लिए होता है, उससे नेक्स्ट स्टेप के लिए। फेलियर से अच्छा टीचर कोई होते ही नहीं सकता। फेलियर सिखाता है, फेलियर उसको कहीं डिस्करेज ही नहीं करता। तो अच्छा, जिस फील्ड में रहे हम लोगों का वही कि अगर जॉब में रहे तो हमने जॉब में उस तरह का करके जो भी टारगेट होता था कि भाई ये करके देना है तो बिल्कुल करके देना है उसके लिए। फिर इसमें से ये जर्नी मतलब प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज है। फिर एजुकेशन में क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का शौक था, तो उस टाइम पे के जो वाइस चांसलर साहब थे यूपीटीयू के, उनसे इंटरेक्शन हुआ मेरा। तो वो एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है थाईलैंड में, बैंकॉक AIT, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, विजिटिंग प्रोफेसर थे। तो उन्होंने एक टारगेट दिया हमें, उन्होंने कहा कि जी आपको कुछ अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, और इसके लिए, और उन्होंने जो टारगेट है उस तरह का दिया है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट के जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उस टाइम पे C#.NET और ये सब प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किए थे, ये बच्चों को कराने हैं। अब बच्चों को कराने के लिए जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं, तो जिसमें बच्चे मतलब उसकी पोजीशन में नहीं होते। यूनिवर्सिटी की फ़ीस काफ़ी कम थी, तो उस टाइम पे 39,000 समथिंग थी। माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी फीस मांग रही थी, तो उसके एक प्रोजेक्ट पे मैं आया। उन्होंने एक टारगेट दिया, वो भी वॉलंटरी, मतलब हमें कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ सोसाइटी के लिए करना है। तो इसमें तो वो एक चैलेंज था कि इसको कैसे वर्कआउट करेंगे। तो फिर मैंने उस पर काम किया, और उस टेक्नोलॉजी को ये कि ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट देगी फैकल्टी को, और फैकल्टी बच्चों को देंगे। इसके लिए तो उसमें से एक ये फैकल्टी को ट्रेन करने के बाद में हर फैकल्टी को टारगेट दिया गया कि वो 200 बच्चों को ट्रेन करेंगे। ये इतना अच्छा मॉडल था, और वो 200 स्टूडेंट्स का ऑनलाइन असेसमेंट होगा, एवल्यूशन होगा, माइक्रोसॉफ्ट करेगी। और जिनकी जो डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस वो होती है जिनको जो ना आप डिलीवर कर पाओ। टीचिंग का एक है कि आप कितने बच्चों को कितना अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। तो उसके लिए जो बच्चों को ट्रेंड किया गया, उनका असेसमेंट
कि उस असेसमेंट में जिनका बेस्ट असेसमेंट होगा, जो टॉप 20 फैकल्टी होंगे, तो उनको टॉप 20 लोगों को माइक्रोसॉफ्ट अपने यहाँ जॉब दे देगी। ये एक अट्रैक्शन था। और नेक्स्ट 20 जो होंगे उनको इंटरव्यू के थ्रू देगी। तो ये जो प्रोजेक्ट था, इसके लिए ये फाइनेंशियल वायबिलिटी और ये मिनिमाइज किया था हमने, और इसको पूरी यूपीटीयू में हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके लिए वीसी साहब ने उसको ऑथराइज किया हमें, और इसके लिए डिफरेंट जगह पे हमने ट्रेनिंग दी। हमने मेरठ में राधा गोविंद से शुरू किया था मैंने पहले ये, फिर शारदा ग्रुप में हिंदुस्तान कॉलेज में किया, वो अलग अलग डिफरेंट जगहों पर। तो सारे जितने भी कॉलेजेस के मेनली जो चेयरमैन मालिक लोग थे, तो इस प्रोजेक्ट में कांटेक्ट में आए। वो प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुल रहा। उसके बाद में फिर मेरठ में ही एक और प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को बड़ा पसंद आया। यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमें अभी डॉक्टर्स को इन पे डिजिटलाइजेशन के लिए ट्रेन करना है। तो फिर एक डॉक्टर्स के लिए इनको ट्रेनिंग दी गई, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स को किस तरह से डिजिटलाइज करना है। तो वो इनका डॉक्टर प्रीति कुमार डॉक्टर थी, जो डायरेक्टर थी इनकी ट्रेनिंग की। तो उनके अंडर में फिर हमने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी, पूरी मेरठ कमिश्नरी के सारे डॉक्टर्स को। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट उनके जो हस्बैंड थे वो मेरठ के कमिश्नर थे, आईएएस, यूपी के चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, आजकल यूपी रेरा के चेयरमैन भी हैं इसमें। तो अब उन लोगों ने, उन्होंने फिर मेरे से कहा कि रावत साहब, ये जो है आपको गाँव की ज़मीन की कितनी नॉलेज है। मैंने कहा जी मैं तो गाँव का पैदा हुआ हूँ, गाँव की सब ये। तो बोले आपकी हमें बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज करना है। तो अब उसके लिए ऐसा बंदा चाहिए था जो खेत ज़मीन के बारे में जानता हो, उसकी यूनिट के बारे में जानता हो, और आईटी का पर्सन हो। बेसिकली मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तो उनमें से कि वो दोनों को कैसे इनको डिजिटलाइज किया जाए। जैसे आज आप देखते हो तो सारे आपका घर पे लोकेशन, आप एड्रेस डालियो, आपको गूगल ले जाएगा इस पे से। तो उस टाइम पे ये करके कि ज़मीन के रिकॉर्ड कैसे डिजिटलाइज हों, तो इस पे हमने काम किया। और इसके लिए सॉफ्टवेयर है भूलेख। तो भूलेख पे मैंने इन लोगों को ट्रेनिंग दी, राइट फ्रॉम पटवारी जो होता है उससे लेके डीएम कमिश्नर तक। तो वो डिजिटलाइजेशन का जो पायलट प्रोजेक्ट था, वो मेरा इनिशिएटिव था यूपी में। इसके बाद फिर मैं पूरी तरह से एजुकेशन में आ गया। और एजुकेशन में जो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को मिली वो था ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, क्योंकि जॉब, रोजगार ऐसा बर्निंग इशू है जो हमेशा मतलब सबके बीच में, वो सोसाइटी में हो, स्टेट के लिए हो, किसी कंट्री के लिए हो, ग्लोबली सब लोग उसको फेस करते हैं और हमेशा रहता है। महंगाई और रोजगार, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, सबकी शिकायत रहती है किसी भी स्टेज में। तो अच्छा, चैलेंजेस को लेने का मेरा बड़ा शौक रहा है। तो उनमें से करके हमने कि भाई इसी फील्ड को ठीक है हम लेते हैं। तो अब इसके लिए ये था कि भाई किस तरह से एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कैसे देंगे। अच्छा, रोजगार मैं कहता हूँ कि वो रोजगार को पाना बहुत आसान है उसमें से, बशर्ते वो टारगेटेड हो, वो विजनरी हो। आप उसमें से ये देखें कि भाई अभी जो है, आप आज से 5 साल बाद की, 10 साल बाद की टेक्नोलॉजी के बारे में या रिक्वायरमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। अब 10 साल के लिए, 5 साल के लिए आपने मैन पावर तो तैयार कर दी, लेकिन जो मैन पावर आपने की है वो उसको टारगेट को लेने के लिए, उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो चेंज हो गई। अब वो उस काम का नहीं है। फिर वो कहते हैं कि साहब जॉब नहीं मिलती। जॉब कैसे मिलेगी, काम तो वो है ही नहीं उसके लिए। तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए वो जो जॉब के लिए लोगों को वो स्किल सेट, उसके लिए तैयारी, वो विजनरी उन लोगों को करना पड़ेगा। ये जो सोच है पहले उतनी नहीं थी इतना ये करके, लेकिन हाँ, मोदी जी के आने के बाद में और इनमें से उन पे काफ़ी फोकस रहा है, और उन्होंने लोगों को उस तरह के जो एक्चुअली जो एक्सपर्ट लोग हैं अपने अपने फील्ड के, या उनको ला के उस पर बहुत फोकस किया है। तो स्किल डेवलपमेंट हो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हो, मैं भी आई एम फॉर्चुनेट एनफ, मेरे को भी एनईपी में काफ़ी काम करने का मौका मिला। कोविड से पहले तो विज्ञान भवन में काफ़ी मीटिंग अटेंड की, उसके बाद में भी रहे। तो इसके लिए तो एक ये है कि मैं टोटली रियलिस्टिक रिजल्ट में बिलीव करता हूँ। उसमें करते हुए मेरे को कहीं पे भी रहा मैं तो, लेकिन मेरे को कहीं कोई प्रॉब्लम उस तरह की नहीं हुई। वो चैलेंजेस को और इनको बहुत आसान सा तरीका, लेकिन उसको मैकेनिज्म को वो बनाना, एक पॉलिसी बनाना,
क्योंकि सीनियर लेवल पे या कहीं पे भी वो विजन और वो मिशन सेट करना ये बहुत ज़रूरी होता है। उसकी एक मैकेनिज्म बनाना, वो प्रक्रिया कैसे हो कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए रहता यही है कि बहुत बार ये सब काम हम नहीं कर पाते हैं। एक और सवाल मेरा ये सर, आपके बारे में सुना है स्टूडेंट की आप बहुत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो किस तरह की आप हेल्प कर रहे हैं वो भी बताइए। देखिए, स्टूडेंट का और इनमें से क्योंकि मेरा बड़ा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पहला तो मेरी जो सबसे बड़ी ट्रेनिंग, और जिसके लिए मैं भगवान का बहुत, ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि मेरा जन्म गांव में हुआ, फार्मर फैमिली में हुआ, तो मेरे को स्ट्रगल और ट्रेनिंग वहीं से मिली सारी चीज़ों के लिए। मेरे पेरेंट्स ने, और उनमें से मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में आप उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, वो सब सीखने को मिला वहाँ से। इसके बाद में जैसे अलग अलग स्टेजेस पे गए हम लोग, तो वो पढ़ाई में गए या प्रोफेशनल कैरियर में, इसके लिए तो इसमें इंडस्ट्री में जब मैं गया कॉरपोरेट में, तो ये सीखने को और देखने को मिला। तो वहाँ पे कहते थे कि कस्टमर इज अल्टीमेट, कस्टमर वही जो ग्राहक भगवान है बिजनेस के लिए, क्योंकि जब तक उसका मार्केट नहीं है, डिमांड नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो तो वो चलेगा, बिजनेस कैसे होगा। अच्छा, अब जब एजुकेशन सिस्टम में और स्पेशली इस सब एनवायरनमेंट में ये आए, तो मतलब मेरे लिए जो स्टूडेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर बिजनेस की लैंग्वेज में कहो तो उसको ग्राहक कहिए या भगवान कहिए, जो कुछ भी है स्टूडेंट है, क्योंकि सब कर तो हम स्टूडेंट के लिए रहे हैं। तो जब तक आप स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे, स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे, स्टूडेंट्स को ये नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट को आप वो ब्रश अप या वो स्किल डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे जो बच्चा करना चाहता है। तो इसके लिए जब मैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट में आया, तो उसके लिए एक ये, जब हम कभी भी ये उम्मीद करते हैं ना कि ठीक है हमने इसको एक ये पढ़ा दिया, उसको इंजीनियर बना दिया या BBA BCA कोई भी कोर्स करा दिया है, उसको डिग्री दे दी, तो वो डिग्री का वो कागज लेके जगह जगह घूमेगा और ये करके कहेगा जी मेरे को जॉब नहीं मिल रहा। जिसके लिए आपको जो कराया गया है उसकी तो जॉब है ही नहीं, तो जॉब मिलेगी कैसे। और जो जॉब, जिस चीज़ की जॉब है उसको वो हमने कराया नहीं। तो आप पहले, सबसे जो पहला जो चीज़ है वो है, एक तो ये देखिए कि किसी चीज़ को हम कर क्यों रहे हैं, है ना। मैं बार बार वो फोकस जाता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे को इस तरह के थोड़े संस्कार मिले, और मेरे मतलब सबसे ज़्यादा मैं जो एक तरह की पूजा करता हूँ, या जो मेरे मतलब मेंटोर हैं, और ये हैं मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह, तो UNO के लिए वो वाइस चांसलर रहे हैं, और गांव से वो पढ़ के फिर AIT बैंकॉक के भी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक अफेयर्स रहे, वाइस चांसलर। तो मतलब एक ये सीखने को जो मिलता है कि जो बच्चा कोई भी जो कुछ करना चाहता है, अब जैसे हम एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, जो बच्चों की बात कर रहे हो, एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, उस पर जो एक, अगर बिजनेस की लैंग्वेज में कहा जाए, तो बच्चे को 20-25 साल तक, 20-22 साल तक उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है पढ़ाई पे ये करके। तो उसको क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि इसका कैरियर बने, कुछ ना ये कुछ करके। ये जो चीज़ है वो मिनिमाइज होती है गांव में जाके, क्योंकि खेती बाड़ी का वो किसान परिवारों से बेचारे को पता नहीं होता। वो सोचता है ठीक है स्कूल जाएगा तो चला जाएगा, नहीं जाएगा तो ये खेती बाड़ी तो करेगा ही, मतलब ये करेगा इनका। लेकिन जो एक मीडियोकर पढ़ा लिखा तबका है शहरों में, उनमें से उनके पास तो ऑप्शन ये करके भाई मैं, मेरी एक कुछ जॉब हो सकती है तो मेरा बच्चा इससे आगे जाए, बिजनेस मेरा आज कुछ कम है तो आगे और बढ़े, तो उसके लिए उस पर इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट इज योर एजुकेशन। लेकिन अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ है कैरियर। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं बच्चों के साथ में उनको फर्स्ट ईयर से उन बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं हम, और उनसे पूछते हैं ओपनली, बेटा मैं तो बड़ा फ्रैंकली पूछता हूँ, आपने एडमिशन क्या सोच के लिया है, क्यों लिया, लेटर से हमारे महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में क्यों लिया है। तो उसमें से बच्चे, सर यहाँ पे जॉब बहुत मिलती है, जॉब का है, ये सब कुछ है, मतलब कैरियर से रिलेटेड ये सब कुछ है। अब जब आप कैरियर बना रहे हो तो कैरियर के लिए, अब वो कैरियर बनना चाहिए। प्रॉब्लम क्या रही है, कहीं पे भी वो रहता है कि हम पढ़ाई या कोई भी जो प्रोसेस कर रहे होते हैं, या तो वो टारगेटेड नहीं है, फोकस नहीं है, वो पता ही नहीं होता करना क्या है आगे के लिए, तो या तो वो नहीं होता, और अगर फोकस्ड है
तो उसके लिए क्या उस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो पहले टारगेट फिक्स करिए, अब उसमें से फिर अब हम यहाँ क्या करते हैं कि बच्चों को हम पहले ही फर्स्ट ईयर में से ही उनको सेग्रीगेट करते हैं, उनसे बच्चों से ऑप्शन मांगते हैं। तो हमारा प्रिंटेड फॉर्मेट है, मैं वो भी दिखा दूंगा कि बच्चा वो प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड है, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है, हायर एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहता है, या कोई दूसरे किसी फॉर्मेट में, किसी एनी अदर में। तो ये सिर्फ डेमोक्रेटिक, बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। बच्चा जो बनना चाहता है, हम एज ए टीचर, एज ए फैसिलिटेटर, हम उनको वो सुविधाएं देना चाहते हैं या उसमें गाइडेंस देना चाहते हैं जो बच्चा बनना चाहता है। फॉर एग्जांपल, लेट अस से हमारे यहाँ पे सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, इंजीनियरिंग, बीसीए, बीबीए, लॉ, एमबीए, लेकिन एक बच्चा कहता है कि उसमें से करके कि सर मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरे को तो यहाँ घर वालों ने, परिवार और रिलेटिव्स ने या किसी ने ज़बरदस्ती इसमें दे दिया कि भाई जाके इंजीनियरिंग कर ले, ये कर ले, लेकिन मेरा जो है, मेरा इंटरेस्ट तो इसमें कहीं पे भी, मतलब मॉडलिंग में या कहीं फिल्मों में या कुछ इस तरह का काम करना है जो यहाँ आसपास कहीं कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं बेटा बहुत ठीक है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है आप उसमें बताइए, उसमें हम आपकी जो हेल्प कर सकते हैं, जो गाइडेंस कर सकते हैं, हम उसमें करेंगे। हम उसी में करना चाहते हैं जिसमें आप कुछ करना चाहते हो। तो इसके लिए एक तो ये रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स की कंसेंट और स्टूडेंट की कंसेंट से उस डायरेक्शन में उनकी हेल्प करें जो बच्चा बनना चाहता है। बच्चे को फोर्सफुली कुछ भी नहीं कराना चाहिए। उसमें से बच्चों को दिक्कत होती यही है कि बच्चा कुछ करना चाहता है, लेकिन जो सिस्टम है या उसके जो नियर डियर वंस हैं उन पर किस तरह का प्रेशर, तो वो टेंशन में, डिप्रेशन में, दुनिया भर की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन बच्चे को वो कराइए जो करना चाहता है, उसमें ज़्यादा। तो एक तो हम उसमें बहुत फोकस करते हैं और इसीलिए बच्चों के साथ फ्रेंडली, उनको जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो हम स्ट्रिक्ट भी होते हैं। उसके लिए हमने पॉलिसी, रिटन पॉलिसी बना रखी है। लेकिन जो रिजल्ट है उससे कोई समझौता नहीं, वो अचीव होना ही होना है। और हमने रिटन पॉलिसी हमने बनाई हुई है, कोई भी हमारी पॉलिसी को एडॉप्ट करे 100% गारंटी हम लिख के देते हैं। सर, एक नई चीज़ और चल रही है 21st सेंचुरी स्किल, उसके बारे में थोड़ा बताइए और कितना ज़रूरी है आज के समय। 21st सेंचुरी स्किल के देखिए, ऐसा है इनमें से जो वो 21st सेंचुरी का नई स्किल डेवलपमेंट हमेशा होता रहा है और हमेशा होता रहेगा, और उसमें लोगों का कन्फ्यूजन वो भी हमेशा रहा है। मैं बहुत पीछे अगर जाऊं तो वो, क्योंकि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मैं गाँव की तरफ चला जाता हूं, क्योंकि मेरा उसमें हम उतने नहीं बढ़े ये सब कुछ करके। लेकिन ये अगर बुक्स में पढ़ते हैं तो कहते हैं जब ये रेलवे का भाप का इंजन बना तो लोग उसको देख के, मतलब कि भूत आ गया, ये आ गया, कुछ करके मतलब भागते थे, डरते थे, ये रह गया। उसके बाद में जब जिस टाइम पे मैंने 91 में मैंने इंजीनियरिंग किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उस टाइम पे ये ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अब जब इंजीनियरिंग का करने में तो लोगों में बड़ा एक तरह का डर था कि कंप्यूटर आएगा तो वो इतने, एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर देगा, 50 लोगों का काम कर देगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। शायद आपने भी देखा या सुना हो तो कई उन्होंने, बैंकों ने, कुछ लोगों ने, अलग अलग यूनियन ने स्ट्राइक कर दी थी कि सब ऑटोमेशन नहीं होगा क्योंकि जॉब चली जाएंगी या उन लोगों का ये प्रमोशन नहीं होंगे, मतलब कंप्यूटर वाले आ जाएंगे, मतलब उस तरह का। तो वो जो है उसी तरह की कभी कभी ये स्टेज आती है, अरे अब आने वाले 21st सेंचुरी में इनमें से अभी ये एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IoT के बारे में यही कह रहे हैं सर, वो भी जॉब खा लेगा। हाँ, तो ये खाएगा नहीं, ये जॉब देने वाला है। हाँ, तो थोड़ा दर्शकों को बताइए कि जो उसके डर बैठा हुआ है। नहीं, इसका बहुत सिंपल सा मतलब एक कंक्लूजन है, क्योंकि लोग जिसको देख चुके होते हैं उसको समझना आसान है, क्योंकि और तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये हो जाएगा, हो जाएगा। मैं ये कहूँगा ऐसे, मतलब जो दर्शकों से, सभी से ये करके कि आप अब से, मतलब जो आपकी एज है उसके हिसाब से उतने पीछे जाइए। जब से कंप्यूटर के बारे में अपने, मतलब आज के बच्चों को नहीं पता होगा, अपने पेरेंट्स से पता करें कि जो ये 30 साल 35 साल पहले जो यहाँ का कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन का हुआ, उस टाइम पे इसी तरह की स्टेज थी, लोगों ने मतलब स्ट्राइक हुई थी, मतलब उसमें से करके। तो उसके लिए मैं उस टाइम पे, मेरी स्टार्टिंग में मेरी बेंगलोर में था, तो यहाँ से मैं आपको उसका एक छोटा सा मतलब किस्सा बताता हूँ कि उस टाइम पे जो ट्रेन जाती थी, यहाँ दिल्ली से कर्नाटका एक्सप्रेस जाती थी बेंगलोर, और उसको
करीब करीब मतलब 3 दिन मतलब रात को यहाँ से चलती थी 9 बजे के करीब, और थर्ड डे वो वहाँ पे 2 ढाई 4 बजे तक पहुँचती थी। तो 3 दिन का। तो ऐसे ही कुछ लोग जब बैठे हुए थे तो कुछ लोगों में वो बैंक के लोग थे, सीनियर ऑफिसर थे, उनमें आपस में ये चल रहा था। हम 5 इंजीनियर, कंप्यूटर के IT के इंजीनियर थे उसी ट्रेन में। तो अब वहाँ पे वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, मतलब उनका कुछ यूनियनबाजी का कि नहीं इसमें से ये कंप्यूटर इतना ये कर देगा, इनकी वहाँ पे स्ट्राइक का प्लान करना है, ये करना है, वो सब कुछ कर रहे थे। मतलब उसमें जितनी भी एक टेक्नोलॉजी की बुराई हो सकती थी वो कर रहे थे। अच्छा, हम लोग जो है हम आपस में कुछ हमें संशय भी हो रहा था, क्योंकि हम नए नए कंप्यूटर इंजीनियर बने थे, IT इंजीनियर थे। तो इसमें से करके फिर जब हमसे नहीं रुका गया तो फिर मैंने ही उनसे कहा, मैंने कहा सर आप लोग बहुत एक्सपीरियंस हैं, ये है, लेकिन हमने भी नया नया इंजीनियरिंग का किया है, नई नई जॉब लगी हैं, तो इनके लिए हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा तुमने तो बहुत बड़ी गलती की है इसमें से ये करके जो ना जॉब का ये सब कुछ करके। तो जब वो करते रहे तो हमने उनसे एक बात कहा, मैंने कहा ये सब ठीक है टेक्नोलॉजी का, मैंने कहा आप छोटी सी बात आप मेरे को बताइए। मैंने कहा आप यहाँ दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हैं, हाँ, तो कितने टाइम में पहुँचेंगे? तीसरे दिन ये करके, इसके करके। मैंने कहा आप थोड़ा सा और पीछे जाइए, अगर गवर्नमेंट इसका एक ट्रेन को कैंसिल करती है, सारी ट्रेनों को कैंसिल कर देती है, तो आप जाएंगे बैकवर्ड उसमें से करके कि आपको दिल्ली से एक ये घोड़े तांगे से, टोंगा से या बैलगाड़ी से लेके बेंगलोर के लिए चलना पड़ता है। तो उसमें देखो कितना फ़ायदा होगा। मैं एक तो ये रहेगा कि उनको जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट की जिसकी बात कर रहे थे, उनको महीनों में जाके तो वो यहाँ पे आगे लगेगा, हो सकता है 1, 2, 3 महीने लगे, है ना, वो चलेगा। उनमें से एक टोंगे में 6-7 लोग आएंगे, तो बहुत सारे, ये एक ट्रेन में एक डब्बे में यहाँ पे 72 लोग बैठे हुए हैं, है ना, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इतने लोगों को इतने टाइम तक मिलेगा। क्या आप उसमें चलना चाहोगे? तो वो बोले अरे यार क्या बात कर रहे हो इसमें से। मैंने कहा रास्ते में 10 तरह की वो भी प्रॉब्लम आएंगी जो एनवायरमेंटल हैं, मतलब कहीं बारिश होगी, कहीं ठंड धूप जो कुछ भी है, कहीं लूटपाट भी होगी, सब तरह के चले, कहीं जंगली जानवर भी होंगे। इन सब को लेते हुए क्या आप उसमें चलना चाहोगे? क्योंकि रोजगार मिलेगा उन लोगों को तो इतने टाइम के लिए ये सब कुछ। तो अब वो एकदम दूसरे उनके एक साथी बोले नहीं ऐसे कोई पागल हो गए हो गए। मैंने कहा सर डोंट माइंड, लेकिन आप उतने ही पागल हैं जो आज वो टेक्नोलॉजी का विरोध करने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस आज पता नहीं लगेगी, इसकी इम्पोर्टेंस आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद पता लगेगी, जो कि पता लग रही है, जो पता लग रही है ये करके। तो आज के टाइम पे देखिए कि कोई किसी में भी किसी भी फील्ड में है, क्या कंप्यूटर के बिना, आपके पास मोबाइल, इसके बिना क्या आज की लाइफ है? इसके मतलब इसमें से लाइफ अधूरी है हमारी ये करके इसके लिए। तो जो आप 21st सेंचुरी, इसको पहले हम लोग जो इनमें से बोलते थे वो इंडस्ट्री 3, इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 3, इंडस्ट्री 4, अब इंडस्ट्री 5 का, इनमें से ये करके तो 4.0 जा चुकी, अब इंडस्ट्री 5 पे काम हो रहा है इनका ये करके। तो जो मैकेनाइजेशन इनमें से करके कि मशीनों के साथ काम करने का लिया, पहले मैन पावर से आदमी उसमें से काम कर रहा है, तो लोग काम करते थे, फिर ऑटोमेशन हुआ, रोबोटिक्स। आप किसी में भी कार इंडस्ट्री में जाओ, ऑटो इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ तो वो ऑटोमेटिक सब ये करके उनमें रोबोटिक्स से किसी से भी हो रहा है, वो इंडस्ट्री 4 थी। अब ये करके कोई ब्रेन भी उसमें से काम करे, वो इंडस्ट्री 5 का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IoT आ गया, बैठे बैठे आप पूरे ऑफिस को कहीं पे भी आप अपने रिमोट पे, अपने मोबाइल पे आप कंट्रोल कर सकते हो, ये सब कुछ करके। तो वो जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, या आप इसी को देखिए भाई, सबसे ज़्यादा आप पहली सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एम्प्लॉयमेंट, है ना। अच्छा, आप हमारा इसमें से ये देखते हो मेरे पीछे जितना भी है कि करोड़ों के पैकेज सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, इनमें से करके कि लोगों को लाखों करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं, और एक एक नहीं, मेरे यहाँ पे 3-3 ऑफर लेटर एक एक बच्चे को हैं, 100% प्लेसमेंट है। तो इनमें से हाईएस्ट पैकेज 1.7 करोड़ का है ना, 1 करोड़ से 1.2 करोड़ वाले 5-5 बच्चे हैं। तो इनमें से करते हुए तो क्या कहेंगे, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, कहीं बेरोजगारी है क्या? लेकिन उसके लिए पूरी की पूरी सरकारें जाती हैं, ग्लोबली सब कुछ है, क्योंकि आप उसको फोकस करके अगर अचीव करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का। दूसरे एक ये है कि टेक्नोलॉजी जॉब को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, प्लेसमेंट को। जॉब जब हम ये सोचते हैं कि मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ, कोई भी काम, जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया, BA, BCom या कोई भी पढ़ाई की है, भाई मैंने अब ये कर लिया,
तो अब ये जो रोजगार देना वो किसी सिस्टम का काम है, किसी सरकार का काम है, ये सब कुछ है। वो नहीं होगा गवर्नमेंट को कि रोजगार नहीं दे रही। अरे भाई वो कहाँ से देंगे रोजगार जिसका है नहीं, जिसके लिए जो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है उसमें रोजगार कैसे मिलेगा? सही है ना। अब ज़रूरत तो है कंप्यूटर पे एआई पे काम करने के लिए, है ना। मैं चलाना जानता हूँ डेस्कटॉप पे और उनमें से करके मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, तो जॉब अब जब उसके लिए है ही नहीं तो वो जॉब कैसे मिलेगी? जैसे इसी में अगर इसके लिए अभी जो टाइम गया, बहुत सारी चैलेंजेस हमेशा सिखाता है। तो इनके लिए क्योंकि हम अपनी मैनेजमेंट की लैंग्वेज में उसको SWOT एनालिसिस बोलते हैं, अब SWOT एनालिसिस बोलते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स बोलते थे, अब उसको चैलेंजेस बोलते हैं आज की लैंग्वेज में। वो हमेशा रहती हैं क्योंकि आप किसी के लिए भी एनालिसिस कर पाएंगे तो उसके लिए एक तो ये कि हम अपना एक सेल्फ एनालिसिस करें, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस को आपको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है। इसमें से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हैं, मेरे को यहाँ पे बैठ के काम करने का मिल रहा है, तो मेरे कुछ जो चैलेंजेज हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इनको पॉजिटिव डायरेक्शन में एक मतलब कहीं उनको दे सकते हो तो आप कहीं पे भी पहुँच सकते हो। एक और मैं आपको क्योंकि मैं मतलब हिंदू माइथोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ, मैं भगवान में सब में बड़ा विश्वास करता हूँ, हमारी इंडियन कल्चर भी उस तरह की है, लेकिन ये साइंस से बहुत जुड़ी हुई है। इनमें से आप मैं छोटा सा एक और एग्जांपल दूं जिसे थोड़ा लोग एनालिसिस नहीं करते, लेकिन बीइंग द साइंस स्टूडेंट आप ये देखिए, जिसको हम जानते हैं बड़ी से बड़ी चीज़ क्या है, वो है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन सेंटर में है और उसके जो सराउंडिंग्स में उसकी अलग अलग ऑर्बिट में कक्षाओं में ये हमारे सारे ग्रह उसमें से तो उसमें घूमते हैं उसके साथ में। उसका जो छोटे से छोटा जो पार्टिकल है जिसको हम जानते हैं वो है एटम। एटम की भी सेम स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी बीच में न्यूक्लियस होती है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये जब तक ये सब चीज़ नहीं घूमेंगे, उस तरह से नहीं रहेंगे, तो ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। एक चीज़। दूसरा, इनमें सब में आपस में एक खींचातानी लड़ाई होती रहती है, मतलब दैट इज एनर्जी को कहा जाता है एनर्जी इज कंजर्व। एनर्जी ना पैदा हो सकती है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसकी शेप बदलती है। तो हम जो लोग भी करते हैं किसी में भी, अब आप मेरी कुछ जो वॉइस आ रही है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर उस सिग्नल में कहीं पे रिकॉर्ड होके आपका वो हो रहा है सारा मैग्नेटिज्म ये करके, तो उसी तरह का कहीं पे भी। अब वो करते क्या हैं कि वो एक दूसरे से न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। अच्छा। एक इसमें से पढ़ते हैं हम वेक्टर। एक ये है कि एक तरफ को आप फोर्स कुछ भी काम कर रहा है एक डायरेक्शन में, उसमें से उसी डायरेक्शन में सेम लगाया तो वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा। लेकिन उसी में से आप अपोजिट करें ये करके तो वो जो न्यूट्रलाइज करेगा, तो उसका रिजल्टेंट मान लीजिए 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 2 न्यूटन इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट 3 न्यूटन इधर को हो जाएगा ये करके। तो इनमें ये नेचुरल प्रोसेस है। मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग होता है वो भी आपस में जब गुस्से में या कुछ लड़ते हैं, लड़ते में क्या है, इंडस्ट्री वो जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। एक ये कि उस एनर्जी को आप जोड़िए, तो अगर आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हो, लड़ाते हो, तो बनता है एटम बॉम्ब, डिस्ट्रक्शन, है ना। जितना उसमें जो है ना एक उनमें से फ्यूजन किया जाए, मतलब उनको आपस में टकरा दिया तो एकदम बम्बार्डमेंट होगा। एटम बम का प्रिंसिपल ये है ना। उस एनर्जी को आप डायरेक्शन दे दीजिए तो वो करिश्मा करती है जो हमारा चंद्रयान करके आया है अभी चांद पे जाके या कहीं, क्योंकि वो एक स्टेज से एक स्टेज पे, क्योंकि उसको डायरेक्शन दे दी, एनर्जी वही है। अच्छा। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, अगर उसको ऐड ऑन करते चले जाइए, जैसे आपने इसमें देखा ही होगा, आप तो न्यूज में और ये करके कि भाई पहले यहाँ से लॉन्च किया, वो एक सर्टेन स्टेज तक वहाँ पे ये इसके साथ में लॉन्च व्हीकल लेके जाएगा, उसके बाद में उसको दूसरे और वो उससे अगली कक्षा में करेगा, उसके बाद में जब चांद की कक्षा में जाएगा तो दूसरा काम करेगा, जब लैंडर उतरेगा तो उस पर वो कुछ करेगा, उसके बाद जब प्रज्ञान आएगा तो उसके लिए कुछ। तो ये सारी जो एनर्जी सिस्टम है वो एक डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शन है, तो एनर्जी वही है सब कुछ। तो अगर आपने उसको डायरेक्शन दी है तो आप स्पेस में कहीं पे भी आप आसानी से पहुंच सकते हो। उसी के लिए बेस पे न्यूक्लियर रिएक्टर सब काम करता है इसका। और अगर डिस्ट्रॉय करते हो तो मैंने बताया वो इसमें से एटम बम और उसकी थ्योरी ये होती है। तो इसके लिए ऐसे ही ह्यूमन बीइंग का है, मतलब क्योंकि हम उसके सब पार्ट हैं, हम इसी नेचर के, इसी यूनिवर्स के पार्ट हैं, तो सबकी यही नेचर है। तो अगर आप वो पॉजिटिविटी है, वो विजन है, तो आपको उस चांद पे, उस ऊंचाई पे, उस हाइट्स पे, वो कहते हैं इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, ये करके तो उसे करने के लिए वो वहाँ पहुँचा
आसानी से हो जाएगा और उसे कोई नहीं रोक सकता। हमारे साइंटिस्ट क्यों इतने कॉन्फिडेंट थे, नहीं इस बार हमारी लैंडिंग ज़रूर होगी, ये सब कुछ होगा, क्योंकि पिछली बार की फेलियर से किसी का पता है कहाँ से क्या करना है। तो ये जो है इसी चीज़ को, तो जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट भी एक सोशल इश्यू और इस तरह का है। और मेरा मानना एक ये, मैं तो जब से भी एकेडमिक्स में और TNP में आया हूँ, मैं इसी प्रोजेक्ट पे मेनली फोकस करता हूँ कि ऐसा कैसे होगा कि प्लेसमेंट ना हो, है ना। तो इनके करते हुए, और मेरा फॉर्चुनेटली मैं जहाँ पे भी रहा तो वहाँ पे प्लेसमेंट हमेशा मतलब हाईएस्ट हो रहा है। सर अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि कुछ बच्चे आजकल देखा जा रहा है आत्महत्या बहुत करें, डिप्रेशन में आके, राजस्थान के अंदर जो लोग वहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे हैं कोटा में, तो वहाँ पे रेशियो 74% हो गया है आत्महत्या करने का। तो बच्चे सर इस स्टेज पे क्यों आ रहे हैं, और ज़्यादातर देखा गया जो छोटी जगह से बच्चे वहाँ जा रहे हैं वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक ये सबसे पहले तो एक ये है कि किसी को वो बनाइए या बनने दीजिए जो इंडिविजुअल बनना चाहता है, वो बच्चा बड़ा कोई भी हो। सबसे पहले मतलब उसकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, पेरेंटिंग करने की। हमारी इंडियन पेरेंटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उनसे एज ए फ्रेंड बच्चों को उनके साथ में ये करके उनसे पूछिए बेटा तू करना क्या चाहता है ना। मैं तो कभी कभी मतलब यहाँ पे अपने बच्चों से मैंने कभी तो कुछ भी करना चाहता, अच्छा एक ये तेरा मन ऐसा तो नहीं करता कहीं लूटपाट करने का करता हो, तो यही बता मतलब उनमें से करना क्या चाहता, मतलब ऑनेस्टी पहले सबसे जो पहला चैप्टर है वो ऑनेस्टी का ये कि आप कोई भी करना क्या चाहता है। अब उसमें से अगर वो ठीक ठीक कुछ करना चाहता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसको उस डायरेक्शन में डालिए। उसका जो सोच है वो पहले से ही किसी गलत डायरेक्शन में है ना, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस दिलाइए कि वो, तो उसमें से आप चेंज करने के मतलब उसको समझाइए। तो उसमें पेरेंट्स हों, नियर डियर वंस हों या टीचर हों, तो हम लोगों का काम है कि बच्चे को एक राइट डायरेक्शन देना। जब उसमें ये कॉन्फिडेंस होगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें से डिप्रेशन का, टेंशन का, ये जो सुसाइड होते हैं, ये सब कुछ ये तब होता है जब दोनों चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आपस में एक ये जो टकराव है, जिसके लिए मैं अभी भी, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये ऐसा नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है इनमें से। अब बच्चा करना तो कुछ और चाहता है, लेकिन जो सिस्टम है उसमें पेरेंट्स हों या और दूसरा जो सिस्टम है उससे कराना कुछ और चाहता है, उनमें वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब वो जो है उस लिमिट तक मतलब उसको क्रॉस कर जाता है, तो उसके बाद में फिर ये चीज़ होती है कि वो टेंशन, डिप्रेशन, और उस स्टेज तक जब उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो फिर सुसाइड और इस तरह के केस होते हैं। तो इसलिए मेरा लोगों को कहना एक यही है कि जिसमें से कि आप फ्रेंडली बच्चों को, किसी को भी, बच्चा हो या बड़ा हो, उनको कन्विंस करिए, समझाइए। अगर आप नहीं कर सकते हो तो दूसरे जो एक्सपर्ट हैं या जिनमें से भी वो हो सकता है उस फील्ड के, तो उनसे करवाइए, क्योंकि इसके लिए वो एक्सपर्टीज, वो स्किल सेट उस पर्सन में होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक ये कहेंगे कि मैंने अगर एक ये करके मैंने चलाना तो मेरे को बैलगाड़ी आता है और मेरे पास में आप एरोप्लेन या कुछ उस तरह का दे देंगे या ऐसी चीज़ करके, तो ऑब्वियसली गधे को मार के घोड़ा बना, गधे को ये करके मार के जो है ना, तो वो नहीं कर सकते। हाँ, गधा घोड़ा बहुत आसानी से बन सकता है कि अगर गधा घोड़ा बनना चाहता है, हाँ। तो उसको उसके लिए ट्रेन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्योंकि वो ट्रेनिंग का अलग अलग, क्योंकि हर चीज़ से बहुत सीखने को मिलता है। तो जो हमारे जितने भी नोबल पर्सन रहे हैं या जितने भी इनमें से दार्शनिक लोग हैं और ये सब कुछ हैं, उनमें से कि हर चीज़ से सीखने को मिलता है। चींटी भी हमें सिखाती है इनमें से करके यूनिटी क्या होती है, किस तरह से चलती है, कोई भी चीज़ है कहीं भी सीखने को। तो हम लोग तो अब हम तो गांव से और उनमें से आए, तो हमने तो जानवरों को उनसे काम लिया है। तो उनमें से करके कि कैसे ट्रेंड करना है गाय के बछड़े को, और उनको कि खेत में बैल कैसे चलेगा, या दूसरे उनमें से करके उसको झोटे को उसको बुग्गी में या किस तरह से यूटिलाइज करना, तो वो ट्रेनिंग मतलब उनको ये करके। और आप उसके साथ में इतने ये हो जाते हैं, तो घर में लोग पालतू जानवर पालते हैं, कुछ डॉग्स हैं या कुछ भी हैं, जब आप उसको ट्रेनिंग देके घर में बिल्कुल आपके फैमिली मेम्बर की तरह हो जाता है, वो ठीक है वो बोल नहीं पाता ये, लेकिन सारा काम उस तरह से वो करता है, तो क्या है ये ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट की। तो आप उससे वो कराइए किसी से भी कि जो वो करना चाहता है, तो ये आसानी से, बहुत आसानी से हो जाएगी। लेकिन एक ये है कि हम लोग उन पर प्रेशर बनाते रहेंगे, नहीं इतने % मार्क्स भी चाहिए इसमें से, अरे इस बार नहीं हुआ इंजीनियरिंग में, IIT में इसमें से करके है, UPSC, अरे भाई ठीक है वो जो जितना कर सकता है वो अपनी फुल कैपेसिटी से, आप उसको ये एहसास कराइए बेटा अपनी फुल कैपेसिटी से आप जो कर सकते हो वो करिए। इसीलिए जो मैंने बताया यहाँ पे
हमसे बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं, बाकी सारे पेरेंट्स भी और इनमें से सब करके हम ये कहते हैं बच्चा जो करना चाहता है वो करके। हमारे मतलब बहुत जगह ये लोग कहते हैं कई बार, अरे तुमने जब इंजीनियरिंग का ये काम नहीं करना था तो तुमने इंजीनियरिंग में एडमिशन क्यों लिया। मैं कभी नहीं करता, मैं वो कहता हूँ बेटा ठीक है तुम करना क्या चाहते हो इनमें से ये करके। बोले सर मैं करना तो कुछ और ये चाहता था इनमें से करके। तो मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, मेरा स्टूडेंट एक उसमें था और वो इंजीनियरिंग में उसकी कई सारी बैक लग गई। अब उसका बड़ा इंटेलिजेंट ये करके मैंने उसको पूछा बुला के, मैंने कहा बेटा उसकी मतलब 13-14 बैक लग गई थी। तो उसके लोग और मजाक बनाने लगे और ये करके इससे तो इंजीनियरिंग होगी नहीं और ये नहीं होगा। हमने उसको पूछा, उसकी काउंसलिंग की, तो मैंने कहा बेटा आप बहुत ईमानदारी से मेरे को बताओ तुमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था ये करके, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना चाहते थे। तो उसने कहा कि सर मैं एडमिशन तो मेरे घर वालों ने वो पीछे पड़ के दे दिया, लेकिन एक्चुअली जो मेरा ये था मैं किसी से कह नहीं पाता, लोग उसकी भी मजाक बनाते हैं ये करते हैं, लेकिन मेरा जो ड्रीम था मैं IAS बनना चाहता था। अब उसके लिए मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, तेरा तो बहुत अच्छा सोच है ये तो मैंने कहा तुम इसको इंजीनियरिंग क्यों ले रहे हो, यू जस्ट टेक इट एज ए नॉर्मल ग्रेजुएशन। भाई आपको UPSC करने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, आप ग्रेजुएशन करिए। तो अच्छा उस तरह से थोड़ी उसकी काउंसलिंग की, समझाया, उसको इतना कॉन्फिडेंस आया, कैन यू बिलीव वो पर्सन उसने अगले 1 साल में वो सारे पेपर सब क्लियर किए, इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की और अगले 2 साल में जो है सेकंड अटेम्प्ट में उसने IAS किया और आजकल वो IAS ऑफिसर है। तो इनमें आपको याद तो करता होगा सर वो। तो ये जो है ना कि आप बच्चों को किसी को भी ये कराइए, अब वो मतलब इसमें से मतलब ये थोड़ी सी जोकिंग उसका ये किया, तो उसने कहा सर एक मेरा भांजा है उसका एडमिशन अपने यहाँ करा दीजिए, आप वहाँ पे हो ये करके ना BBA में। मैं क्यों कराना चाहता है, तो बोले सर वो इतना वो नहीं है, उसको मोटिवेशन जरूरत है, आपकी छत्र छाया में वो भी जो है वो किसी काम का नहीं है, इसलिए वो IAS बन जाएगा। तो एक ये मतलब उसमें से ये रहता है कि जब आप एक हंसी खुशी एक बहुत ही मतलब हेल्दी मन से इसमें से करके खुशी खुशी कोई भी काम करना चाहते हो तो चैलेंजेज कोई बड़े नहीं होते हैं, उनमें से करके वो डेफिनेटली अचीव कर लेगा कोई भी। और इसके लिए वो प्रोसेस में कि उस डायरेक्शन में काम करना जरूरी है। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, इतने अच्छे मंत्र देने के लिए, इतनी जी बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एक और मंत्र आपको, हाँ बताइए। जो मंत्र की आपने वर्ड कर ही दिया, तो एक इसके लिए कि मतलब एक नॉर्मली सोशल थोड़ा सा मेरा बनाया हुआ है, बच्चों को कहता हूँ इसके लिए मतलब जिसे मैथमेटिक्स या कुछ भी इनमें से करके जो है ना, ये मैथमेटिकली मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनेजमेंट में बिलीव करता हूँ, तो मैं मैनेजमेंट में पढ़ाता भी रहा हूँ। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि एक मेरा अपना बनाया फॉर्मूला है, सक्सेस फॉर्मूला कहते हैं उसको, S=HADPQ P⁻3। अच्छा है ना। तो उसमें से जो पहला S सक्सेस, अगर सक्सेस लानी है तो उनमें से H ऑनेस्टी है। अच्छा। उसका तो पहले ऑनेस्टी विद द सिस्टम, ऑनेस्टी टू योर सेल्फ, अपने ये करके जो मैंने कहा कि क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मैं क्या हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ, इसके लिए क्योंकि अपने से अच्छा कोई किसी के बारे में जानता ही नहीं। सबसे पहले आपको ऑनेस्ट अपने आप को होना पड़ेगा। सेकंड होता है देन एटीट्यूड, यू शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं काम करना चाहता हूँ। एक ये है कि आपने किसी काम के लिए कहा, उसी में 10 गिराने लगता है, अरे इंजीनियरिंग के तो इतने लोग पहले वो घूम रहे हैं, इतने घूम रहे हैं, जॉब तो मिलती नहीं है, यहाँ से किया वहाँ से किया, तो आपने नेगेटिविटी तो पहले ही बना ली। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड ये करके। देन D होता है डिसिप्लिन। अब ये D के कई मीनिंग हैं, मतलब उसमें पहले डिसिप्लिन लाइफ हो आप इनमें से करके, तो उसके लिए डिसिप्लिन, देन डिटर्मिनेशन कि हाँ मैं ये करूँगा इनमें से करके। फिर होता है डेडिकेशन, है ना, इसमें पूरी इच्छा शक्ति के साथ में ये करके। और जब आप ये करते हो तो फिर हो जाता है डिवोशन। हम भगवान के सामने हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें उम्मीद होती है ये भगवान से मिल जाए। वो डिवोशन स्टेज, मतलब जब आप करते हैं ना तो उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, वो एक जो फेथ है वो क्रिएट होता है। तो इसलिए HAT ये करके। फिर होता है P की, ये सारे मल्टीप्लिकेशन। P जो पहला P है वो है प्रिपरेशन। आप जिस काम को जिसको चाहते हो, जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हो, उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। तो आपको प्रिपेयर, एग्जाम के लिए एग्जाम देना प्रिपेयर करोगे, किसी चीज़ को जॉब उसके लिए प्रिपरेशन, आप प्रिपेयर ही नहीं है ना। जा तो जंगल में रहे,
वहाँ के लिए कि भाई ठीक है शिकार करना है, शिकार आप किसी पक्षी का किसी का बंदूक है नहीं, अब पता लगा शुरू में ही पहले में ही शेर से मुलाकात हो गई तो वो आपका शिकार कर लेगा। तो पहली प्रिपरेशन, देन पार्टिसिपेशन। अब कई बार ये है कि प्रिपेयर तो है हम, मैंने ये भी कर रखा है, लेकिन अब कल को उसका पार्टिसिपेशन है, एग्जाम है ना, आप उसमें पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहे, अरे मैं पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हूँ, पता नहीं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं वो होता है। तो पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो तो उसमें से ये करके कुछ नहीं होता, आपकी प्रिपरेशन है किसी भी चीज़ रही है। इसके बाद में परफॉर्मेंस, क्योंकि जब आप प्रिपेयर हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो परफॉर्म कितना अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म करोगे तो सक्सेस ये जो है, अगर HADPQ के इन पैरामीटर्स को अगर कोई फॉलो कर ले तो एस को, सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। और अगर इनमें से भी कोई भी पैरामीटर HADPQ में एक भी जीरो, क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेटिव है, H इंटू A इंटू D इंटू दिस थिंग, तो मल्टीप्लाई में एक भी जीरो हो जाएगा तो सारे बाकी कितने भी हों सब जीरो हो जाएगा, रिजल्ट विल भी जीरो। तो इसलिए इनमें काम करना ज़रूरी है। और इसके लिए तो सक्सेस का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला और सक्सेस मंत्रा यही है कि इनमें कोई भी मेहनत करे तो सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अभी भी, पहले भी मिलती रही है, आगे भी मिलेगी। और इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी हो, किसी तरह का हो, और हमेशा अपनी माइथोलॉजी के अनुसार उसमें से द्रोणाचार्य और अर्जुन के, वो जो अर्जुन की आँख वाला, मछली की आँख पे इस पे से जो निशाने का मतलब फोकस, वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी ना कोई जॉब की प्रॉब्लम है ना कुछ है, और हमारा प्रूवन ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड है प्लेसमेंट का, वो आपके सामने यहाँ पे भी है और पहला भी है। 100% प्लेसमेंट सबको होता है, कोई भी नहीं होगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे HS रावत जी, जो आप सक्सेस का मंत्र इनसे लिया ज़रूर होगा और अपनी जीवन में अप्लाई करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए विनेशन न्यूज़।